वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। वलेरियन एम्पायर अपने अरूज के दौर में मगरबी एसोस के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज थी। वलेरियंस में चूंकि एक खानदान की बजाय कई ताकतवर खानदान रहते थे, इसलिए उनका निज़ाम हुकूमत बादशाहत की बजाय शुरा था, जिसमें तमाम बड़े खानदान अपने सियासी असर रुख को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जतन करते। वीरानमा वलेरिया से निकलकर वलेरियंस ने जिन जिन इलाकों को फतह किया, वहां भी उन्होंने अपना ही निज़ाम हुकूमत नाफिज किया। स्लेवर्स बे में गिस्कारी एम्पायर, रोइन इलाके में रोइनार शहजादों और एंडालोस में एंडल बादशाहों को मार भगाने के बाद इन इलाकों में नए शहर तामीर किए। जहां मकामी लोग तो रहते ही थे, उनके साथ वलेरियंस भी यहां आकर बसने लगे और इन शहरों को नेम खुद मुख्तार निज़ाम हुकूमत दिया। यानी हर शहर अपने अपने मामलात में आज़ाद था, लेकिन ऊपर वलेरिया का साया मौजूद था। एसोस में वलेरियंस की जानब से 9 मशहूर आज़ाद शहर बसाए गए, या वो शहर जो पहले से मौजूद थे और फिर वलेरिया के ज़ेरे साया आ गए। इन 9 शहरों को वलेरिया की 9 बेटियां यानी डॉटर्स ऑफ वलेरिया कहा जाता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं शहरों के माजी, हाल और मुस्तकबिल में उनके किरदार पर रोशनी डालेंगे। इन शहरों में से सबसे पुराना, ताकतवर और सबसे ज्यादा वलेरियन असर रसूख रखने वाला शहर वोलांटिस है। इस शहर को एक फौजी छावनी के तौर पर रोइन दरिया, जहां समरसी में दाखिल होता है, के मशरकी किनारे पर तामीर किया गया ताकि वलेरियन अम्पायर की सरहदों की हिफाजत की जा सके। शुरू में यहाँ वलेरियन फौजियों के अलावा कोई भी नहीं रहता था। यहाँ ड्रैगन लॉर्ड्स दफ्तन फवक्तन रोइन वफूद से मुलाकात करने आते थे और आस्ता आस्ता यहाँ दुकानें, वाइफ खाने, शराब खाने वगैरह खुलने लगे और ये फौजी छावनी एक बंदरगाह बन गई। इस शहर का मशरकी और पहला हिस्सा फौजी किले के तौर पर पहाड़ी चोटी पर तामीर किया गया था और इस किले की दीवारें काले रंग के फ्यूज्ड ब्लैक स्टोन से बनाई गईं। ये दीवारें 200 फुट लंबी और इतनी चौड़ी और मजबूत हैं कि 4 घोड़ों वाले 6 रथ एक दूसरे के साथ साथ इन दीवारों पर दौड़ सकते हैं, जो कि हर साल वोलांटिस शहर की बुनियाद रखने के जश्न पर दौड़ते भी हैं। पुराना शहर इन्हीं दीवारों के अंदर आबाद था, जिसे ओल्ड वोलांटिस कहा जाता है। यहाँ वलेरियन तर्ज के ही महल, बागात, मंदिर और पुल वगैरह बनाए गए। इन दीवारों के पीछे अब भी वलेरियन अशराफिया के खानदान रहते हैं, जिन्हें ओल्ड ब्लड यानी पुराना खून कहा जाता है, और इन लोगों को ही शहर के इस हिस्से में आने की इजाज़त होती है। इन काली दीवारों से नीचे आबाद शहर में आम लोगों को घूमने फिरने और अपना काम करने की इजाज़त होती है। इसके बाद रोइन दरिया के मगरबी किनारे की तरफ भी पुराने शहर की तरह ही आबादी बढ़ने लगी और इस जानब उभरने वाले नए शहर में कमज़ात लोग, गुलाम, जराइम पेशा अफराद ने बसेरा किया। वोलांटिस ने वलेरिया और रोइनार के दरमियान तिजारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और रोइन शहर सारहोय, जो कि इससे पहला बड़ा तजारती मरकज़ था, खसारे में जाने लगा। इस बार सारहोय और वोलांटिस में जंग शुरू हुई, जिससे मजीद जंगों का सिलसिला चल निकला, जो कि आखिरकार रोइनार की शिकस्त और नाइमेरिया के 10,000 जहाज़ों के साथ हिजरत के साथ रुका। रोइनार के तमाम शहरों के तबाह हो जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा वोलांटिस को ही हुआ। इस शहर की बंदरगाह गहरे पानी पर मुश्तमिल है और एसोस के शुमाल से रोइन दरिया से आने वाले जहाज और मगरब में नैरोसी से आने वाले जहाज यही आकर रुकते हैं। वोलांटिस के मगरबी हिस्से में क्योंकि ज्यादातर गुलाम और जराइम पेशा अफराद रहते थे, इसलिए इस हिस्से में लाकानूनियत आम हो गई और जराइम और ज्यादा बढ़ने लगे। तभी शहर के सरबराहान ने अपने गुलामों की फौज इस हिस्से में भेजकर कानून नाफज करने का मंसूबा बनाया, लेकिन उस वक्त शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला पुल मौजूद नहीं था और तेज लहरों में दरिया पार करना भी कठिन हो गया। आखिरकार मगरबी हिस्से के इन जराइम पेशा अफराद पर काबू पा लिया गया और फिर इन सरबराहान ने दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरिया पर पुल तामीर करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा भी बहुत मुश्किल और महंगा साबित हुआ और इस पुल को बनाने में 40 साल लगे, लेकिन जब ये पुल मुकम्मल हुआ तो इस जैसा शाहकार दुनिया में नहीं था कि ये पुल अब दुनिया का लंबा और मजबूत तरीन पुल है, जो 1000 हाथियों का वजन उठा सकता है। मशहूर सयाह लोमस लॉन्गस्ट्राइडर ने इसे इंसानों के बनाए हुए 9 अजूबों में शुमार किया है। वलेरियंस ने इस शहर को नेम खुद मुख्तार शहर का दर्जा दिया और हर साल इस शहर के 3 सरबराह मुंतखब होते हैं, जो कि कवानीन बनाने, फौजों की कमान करने और दूसरे इंतजामी मामलात देखते हैं। इन सरबराहान को ट्राई आर्क्स कहा जाता है, जो इन खानदानों में से चुने जाते हैं जिनका शजरा वलेरियन से मिलता हो। इनको मुंतखब करने में हर आज़ाद शहरी जिसके पास कोई जायदाद वगैरह है को वोट डालने की इजाज़त होती है, हत्ता के औरतों को भी।
वोटिंग का ये अमल 10 दिन तक जारी रहता है और हर उम्मीदवार के हामी रैलियां निकालते हैं। इन रैलियों में शामिल लोग एक किस्म का जश्न मनाते हैं और कभी कभार मुखालिफ उम्मीदवार के हामियों से झड़पें भी हो जाती हैं। इस वजह से बाहर से आए हुए लोगों को ये अमल बहुत ही बेजार करता है। इलेक्शन से पहले जैसा भी माहौल हो, लेकिन इलेक्शन के बाद नए सरबराहान को इक़्तिदार पुरअमन तरीके से ही मुंतकिल किया जाता है। ये इक़्तिदार नए साल के पहले दिन तक उनके पास रहता है। इन 3 सरबराहान के चुनाव के लिए 2 बड़ी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, जो टाइगर्स और एलिफेंट्स के नाम से जानी जाती हैं। टाइगर्स जारहाना हिकमत अमली के कायल और जंगो जदल की तरफ माइल होते हैं, जबकि एलिफेंट्स तजारत के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। वलेरिया की तबाही के बाद सबसे पुराना वलेरियन शहर होने के नाते वोलांटिस ने बाकी वलेरियन शहरों को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन ब्रावोस से लेकर लीस तक और वेस्टरोस में टारगेरियन से लेकर कहोर तक तमाम इलाकों ने वोलांटिस के खिलाफ मज़ाहमत की, जिससे वोलांटिस की फौजी ताकत और असर रसूख काफ़ी कम हो गया। वोलांटिस की इन जंगों के दौर को सेंचुरी ऑफ ब्लड कहा जाता है। इसकी तफसीलात अलग वीडियो में पेश करूंगा। इस तमाम अरसे में वोलांटिस पर टाइगर्स ही हुकूमत करते रहे, लेकिन शिकस्त के बाद एलिफेंट्स ने ताकत पकड़ी और तब से ताकत का तवाज़न ज्यादातर एलिफेंट्स के पलड़े में ही रहता है। किसी भी साल एक से ज्यादा टाइगर्स को मुतहिब नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कभी कभार टाइगर्स ताकत हासिल कर लेते हैं और इन्हीं के दौर में वोलांटिस ने आसपास के छोटे शहरों वोलंथेरस, वालसार और सारकोए पर कब्जा जमा रखा है। इन शहरों में मौजूद गुलाम फौजियों को वोलांटिस के सरबराह जो तरक्की घुड़सवारों से हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि वोलांटिस में इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन ही होता है, लेकिन एक वाक़ये का जिक्र करना ज़रूरी है। सेंचुरी ऑफ ब्लड में वोलांटिस का एक सरबराह क्रोनो मुसलस 40 साल तक मुंतखब होता रहा और 40वीं बार मुंतखब होने के बाद उसने खुद को मौत तक खुद को वोलांटिस का सरबराह रहने का ऐलान कर दिया। वो एक जंगी हीरो था और वोलांटिस के शहरी उससे मुहब्बत रखते थे, लेकिन शहर का कानून तोड़ना शहरियों को पसंद न आया। उसके खिलाफ एहतजाज और दंगे होने लगे और एक दिन वो इन्हीं एहतजाजियों के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसको जंगी हाथियों से बांधकर टुकड़े कर दिए। एलिफेंट्स की तरफ से मुंतखब होने वाले पहले चंद ट्राइआर्क्स में से कुछ खवातीन भी थीं। उनमें से एक खातून इरियाना 4 बार मुंतखब हुई, लेकिन पिछले 300 सालों से वोलांटिस में कोई भी खातून मुंतखब नहीं हुई। काली दीवारों के पीछे रहने वाले आला नस्ब के खानदानों और दीवारों से नीचे तमीर करदा नए शहर में रहने वाले आज़ाद लोगों के अलावा वोलांटिस में गुलामों की एक बड़ी तादाद भी रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक वोलांटिस में हर एक आज़ाद शहरी के मुकाबले 5 गुलाम रहते हैं। ऐसी निस्बत वोलांटिस के अलावा स्लेवर्स बे के गिस्कारी शहरों में ही मिलती है। वोलांटिस में गुलामों के चेहरों पर टैटू बनाए जाते हैं ताकि उनको पहचाना जा सके, और कोई भी गुलाम आज़ाद होने के बाद भी अपना माजी भूल नहीं पाता। शहर के गुलाम फौजियों के चेहरों पर सब्ज रंग की टाइगर की दाढ़ियां बनाई जाती हैं। वाइफों की दाई आंख के नीचे एक आंसू बनाया जाता है। वो गुलाम जो घोड़ों और हाथियों का गोबर उठाते हैं, उनके चेहरे पर मुखियां और हाथियों से खींचे जाने वाले छकड़े चलाने वालों के चेहरों पर पहिया बनाया जाता है। शहर में इतनी बड़ी तादाद में गुलाम होने की वजह से रालोर द लॉर्ड ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा पूजा जाता है और इस खुदा का एक बड़ा मंदिर शहर में वाक़या है, जिसका इंतजाम संभालने वाले सब गुलाम हैं। ये गुलाम जब छोटे बच्चे होते हैं तब से ही इस मंदिर में लाकर उनको पुजारी बनाया जाता है। ये गुलाम अपने चेहरे पर आग के शोले का टैटू बनवाते हैं, जबकि इस मंदिर के जंगजू, जिनकी तादाद हमेशा 1000 रहती है, उनको आग के हाथ कहा जाता है। अब आते हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के हालिया वाक़यात में वोलांटिस के किरदार पर। वोलांटिस ज़्यादातर डेनेरिस टारगेरियन की कहानी पर असरअंदाज होता है। डेनेरिस टारगेरियन स्लेवर्स बे में 3 गुदकारी शहरों एस्टापोर, यूंकाई और मरीन में से गुलामी खत्म करके मरीन की मलका का खिताब अपनाती है। डेनेरिस की मरीन में मौजूदगी से यूंकाई के मास्टर्स वापस ताकत हासिल कर लेते हैं और वोलांटिस को डेनेरिस के खिलाफ मदद के लिए पैगाम भिजवाते हैं। चूंकि वोलांटिस गुलामी पर खड़ा हुआ शहर है, इसलिए स्लेवर्स बे में डेनेरिस की बढ़ती ताकत से उन्हें अपनी फिक्र भी लाहक हो जाती है कि मरीन से निकलकर वो वोलांटिस की तरफ ही आएगी। डेनेरिस को मरीन में ही रोकने के लिए वोलांटिस अपना बहरी बेड़ा स्लेवर्स बे की तरफ रवाना करता है और वो यूंकाई, न्यूगिस और कार्थ के बहरी बेड़ों के साथ मरीन शहर की नाकाबंदी कर देते हैं। उधर गोल्डन कंपनी आज़ाद शहर मीर से अपना मुआहदा खत्म करके वोलांटिस की तरफ बढ़ती है।
گولڈن کمپنی چونکہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کے لیے مشہور ہے، اس لیے اس کے اس طرح اچانک معاہدہ ختم کرنے اور وولانٹس کے قریب شہر وولن ہیرس میں ڈیرا ڈالنے سے وولانٹس کے رائی آرکس کو تشویش ہوتی ہے کہ گولڈن کمپنی کہیں وولانٹس پر حملہ تو نہیں کرنے جا رہی۔ دراصل گولڈن کمپنی کو الیریو موپارٹس نے خریدا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈنیریس کے وولانٹس پہنچنے کے بعد جان کننگٹن اور ایگون ٹارگیرین، جو کہ ریگار ٹارگیرین کا بیٹا ہوتا ہے، ڈنیریس کے ساتھ مل کر ویسٹروس پر حملہ کر دے۔ لیکن ڈنیریس کے مرین میں رکے رہنے کی وجہ سے الیریو کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے اور جان کننگٹن ایگون کے ساتھ مل کر گولڈن کمپنی کے کیمپ پر پہنچ کر انہیں ویسٹروس پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وولانٹس کے ٹرائی آرکس کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ گولڈن کمپنی کا منصوبہ اصل میں وولانٹس نہیں بلکہ ویسٹروس پر حملہ کرنا ہے، تو وہ تمام سپاہیوں کو سمندر پار کروانے کے لیے اپنا بحری بیڑا استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جان کننگٹن کے ساتھ ٹیرین لینسٹر بھی پینٹوس سے وولانٹس تک کا سفر کرتا ہے۔ شہر میں جب ٹیرین اور ایک میسٹر حالات کی خبر لینے جاتے ہیں تو سر جورا مورمنٹ ٹیرین کو اغوا کر لیتا ہے۔ جورا مورمنٹ کا منصوبہ ٹیرین کو میرین میں ڈنیریس کے سامنے پیش کرنے کا ہوتا ہے۔ ٹیرین کے بھائی جیمی لینسٹر نے میڈ کنگ ایرکس ٹارگیرین کو قتل کیا تھا، اس لیے شاید ڈنیریس اس تحفے سے خوش ہوگی اور سر جورا کو معاف کر دے گی۔ سر جورا اور ٹیرین کو میرین جانے کے لیے کوئی جہاز نہیں ملتا اور پھر وہ ایک شراب خانے میں جاتے ہیں جہاں سے ایک عورت سر جورا اور ٹیرین لینسٹر کو ایک جہاز کا پتہ بتاتی ہے۔ جورا لور یعنی لارڈ آف لائٹ کے ایک پجاری مکورو کو لے کر ڈنیریس کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وولانٹس کے حکمران تو ڈنیریس ٹارگیرین کے خلاف تھے، لیکن شہر کے غلام جو کہ اکثریت میں ہیں ڈنیریس کو مسیحا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو انہیں ان کے آقاؤں سے آزاد کروائے گی۔ اسی دوران ڈون کے حکمران شہزادے دوران مارٹیل کا بیٹا کوئنٹن مارٹیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وولانٹس پہنچتا ہے۔ اس کی بھی اگلی منزل مرین شہر ہوتا ہے جہاں اس نے ڈنیریس سے مل کر ڈون اور ٹارگیرین کے درمیان کیے گئے معاہدے کی یاد دہانی کروانا تھا، لیکن اسے بھی وولانٹس میں سے کوئی بھی جہاز میرین کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور انہیں مجبوراً ایک سیل سارٹ کمپنی ونڈ بلون میں بھرتی ہونا پڑتا ہے جو کہ ڈنیریس کے خلاف لڑنے جا رہی ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں وولانٹس میں نئے ٹرائی آرکس کے لیے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور آئرن آئی لینڈز کے بادشاہ یورون گرے جوائے کا بھائی وکٹاریون اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وولانٹس پہنچتا ہے۔ اس کی منزل بھی ڈنیریس ٹارگیرین ہی ہوتی ہے۔ وولانٹس میں وہ تازہ پانی اور خوراک حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے۔ وکٹاریون کو پورا شہر شراب کے نشے میں دھت جشن مناتا، سونے چاندی اور ہیروں کی باتیں کرتا اور ڈنیریس کے مارے جانے کی خبریں سناتا ہوا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وولانٹس کا بحری بیڑا میرین کی ناکہ بندی کے لیے نکل چکا ہے۔ آئرن بیڑا بھی کھلے سمندر میں نکلتا ہے اور اس کا سامنا ایک سمندری طوفان سے ہوتا ہے۔ وکٹاریون کے مطابق اس طوفان نے وولانٹس کے بحری بیڑے کو بھی نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ طوفان میں تباہ ہونے کے بعد بھی اس بیڑے میں 500 سے زائد جہاز ہیں۔ A Song of Ice and Fire کے آنے والے واقعات میں وولانٹس شہر ممکنہ طور پر ڈنیریس ٹارگیرین کے ہاتھوں تباہ ہوگا اور ان کا غلامی کا نظام ختم ہوگا، کیونکہ اگر ڈنیریس ویسٹروس جاتی ہے تو اس کا راستہ وولانٹس سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ یہ کہانی تھی ولیرین امپائر کے سب سے پرانے اور مضبوط شہر وولانٹس کی۔ ولیرین امپائر کے باقی آزاد شہروں پر بات کریں گے اس سلسلے کی آنے والی ویڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔